हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आजकल युवाओं में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक आने के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या रोकथाम होनी चाहिए। जो आज का स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इस कारण से युवाओं में काफ़ी मात्रा में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, जिससे उनकी डेथ हो जा रही है। अब हम जानेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। मायोकार्डियल इन्फार्क्ट एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन होती है जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाने के कारण, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाने के कारण उसमें वहाँ पर हार्ट की मायोकार्डियम टिश्यू को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि मायोकार्डियल लेयर नेक्रोसिस हो जाती है। मायोकार्डियल लेयर में नेक्रोसिस हो जाता है और हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के ईटियोलॉजी या कॉज। इसमें होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फैट इन आर्टेरियल वॉल। जो हमारे हार्ट की आर्टेरियल वॉल होती है उसमें एबनॉर्मल असामान्य चर्बी का कलेक्शन हो जाता है। फिर एक होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो फैट जमा हो जाता है उससे आर्टरी की जो दीवार रहती है वो सिकुड़ जाती है या मोटी हो जाती है। इसको कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। फिर एक होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी ड्यू टू थ्रोम्बाई फॉर्मेशन विथ एयर कलेक्शन। उसमें जो आर्टरी थिकनिंग और कलेक्शन हो जाता है उससे वहाँ पे एयर फॉर्मेशन हो जाता है और आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे भी मायोकार्डियल इन्फार्क्ट या हार्ट अटैक आने के कारण होते हैं। फिर होता है एग्रेसिव एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हेमरेज, सीवियर हेमरेज हो जाने के कारण भी कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो जाता है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने के कारण रहते हैं। ओबेसिटी भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। एडवांसिंग एज इसका एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग कर लेने से, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर लेने से, ज़्यादा कोकिंग का सेवन करने से भी हमें हार्ट अटैक आ सकते हैं। और जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी फ्लैक्चुएट होता है, उस वजह से भी हार्ट अटैक आने के कारण रहते हैं। अब हम जानेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्ट की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब हम जानेंगे इसकी एमआई का हार्ट अटैक की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें सच एज एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसमें क्या होता है, लीड टू कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मीनिंग है कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में फैट का कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कोरोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इससे क्या होता है कि हार्ट की आर्टरी का जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो नैरोविंग, सिकुड़ जाती है या फिर मोटी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, लीड टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी ड्यू टू थ्रोम्बाई फॉर्मेशन विथ एयर कलेक्शन। जब कोरोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो उसके बाद हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है और एयर का एक कलेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। फिर लीड टू प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट एंड इट इनफिल्ट्रेट लिपिड्स एंड डाइजेस्ट द लिपिड इन ब्लड वेसल्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब आना शुरू होता है तो उससे क्या, टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट प्रोड्यूस्ड होती है, जो लिपिड एंड डाइजेस्ट को उसमें घुसपैठ करती है, उसे रोकती है, जिससे ब्लड वेसल्स में लिपिड उनको रोका जाता है। ये दोनों पुलिस स्टेशन, जिस प्रकार से हमारे कॉलोनी, हमारे घर में या हमारे देश में कोई चोर घुस आते हैं, उसमें जो पुलिस रहती है उससे घुसपैठ को रोकती है, वैसे ये टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हमारे शरीर में जब लिपिड और डाइजेस्ट बढ़ जाते हैं तो उन्हें रोकने का काम करती है। फिर लीड टू प्रोलिफेरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द ब्लड वेसल्स।
जब टी लिम्फोसाइट ये रोकने का काम करती है तो उससे क्या हार्ट की जो चिकनी मसल्स रहती है उसमें प्रसार होता है, उसकी ब्लड वेसल्स फैलती है, उससे क्या होता है फैट डिपॉजिट इन ए वॉल। तो वहाँ की जो आर्टरी की वॉल होती है उसमें फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसे फ्लेक कहते हैं। उसके बाद क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो। जब फ्लेक डिपॉजिट होने लगता है तो कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो रुकने लगता है, जिससे क्या होता है परसिस्ट ड्यू टू स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन। जब ये कोरोनरी ब्लड फ्लो रुकता है तो उससे हाइपरटेंशन और तनाव बनने लगता है। उससे क्या होता है रप्चर ऑफ फ्लेक, जो डिपॉजिट हुआ था वह रप्चर होता है, वो फटने लगता है, जिससे थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो जाता है, लीड टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम टिश्यू एंड लेयर। जो थ्रोम्बोस फॉर्मेशन होता है उससे क्या होता है मायोकार्डियम टिश्यू और लेयर में ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है, जिससे क्या होता है मायोकार्डियम लेयर में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और मरीज को छाती में ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है, पसीना आता है, उसे छाती के दर्द के अलावा वह दर्द उसे अपने जबड़े में, अपने राइट एंड लेफ़्ट शोल्डर में, ज़्यादातर लेफ़्ट शोल्डर में यह दर्द रेडिएट होता है, पीठ में रेडिएट होता है, जबड़े में रेडिएट होता है। इसके अलावा उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और उसे एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उल्टियाँ हो सकती है, उसे चक्कर भी आ सकते हैं। वही कारण आगे जाके मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो जाता है, हार्ट अटैक में परिवर्तित हो जाता है। अब हम जानेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के लक्षण के बारे में। एक तो इसमें होता है सीने में दर्द। जब चेस्ट पेन होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्ट में तो इसके जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जो उसके चेस्ट पेन के मुख्य लक्षण रहते हैं, इसमें एक सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन होता है, कंटिन्यू चेस्ट पेन तेज़ी से तेज़ होता है, ये पेन सीवियर होता है, और यह पेन नाइट्रोग्लिसरीन नाम की गोली खाने से भी रिलीव नहीं होता। यह पेन मेनली लेफ़्ट आर्म से की ओर होता है जनरली, और कभी कभी ये राइट हैंड तरफ भी हो सकता है। जब यह पेन लेफ़्ट हैंड से शुरू होता है या चेस्ट में शुरू होता है तो यह जबड़े में, बैक में, राइट आर्म में भी और रेडिएट हो सकता है, नेक की तरफ भी रेडिएट हो सकता है। इसके अलावा हमें डिस्निया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, नौशिया वोमिटिंग हो सकता है, डायफोरेसिस हो सकता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा तेज पसीना आता है, ठंडा पसीना आता है, पाल्पिटेशन महसूस होता है, टेकीकार्डिया होती है, हार्ट रेट बहुत फास्ट चलती है। इसके अलावा कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ होती है, मतलब कि हाथ और पैरों काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, और साइनोसिस हो जाता है, ब्लूज क्लरेशन ऑफ बॉडी को ही साइनोसिस कहते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम फटीग, ज़्यादा थकान लगती है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, पेलर हो सकता है। अब हम जानेंगे इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन कि इसमें हमें क्या क्या जांचें कराना चाहिए। इसमें रोगी को जो जांचें होती है वो उसमें होता है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, ट्रॉप आई, एंजियोग्राफी, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, पीईटी भी होता है, एमआरआई भी हो सकता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी भी होता है, और लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, विटामिन B12, D आदि जांचें इसमें करवाई जाती हैं। अब हम जानेंगे इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम जानेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्ट और कार्डियक अरेस्ट की कैसे रोकथाम, क्या रोकथाम होनी चाहिए। इसमें हमें हमारा जो लिपिड प्रोफाइल में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है आता है उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसको एलिवेट नहीं होने देना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, कोकिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने वज़न को
कम से कम मेंटेन रखना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ज़्यादा कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग का उपयोग नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। जिम में हमें ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जिम ट्रेनर हमें जो मसल्स बनाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड रहते हैं, वो हमें लेने से बचना चाहिए या वो नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे डॉक्टर के कहे अनुसार ही एक्सरसाइज करना चाहिए। ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बैलेंस डाइट लें और हमें हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि उसकी हमें कोई दवा चलती है तो उसकी दवा रेगुलर लेना चाहिए। डायबिटीज़ मेलाइटिस से यदि हम पीड़ित हैं तो उसकी दवा भी हमें नियमित रूप से लेना चाहिए। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, विटामिन B12 आदि का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अब हम कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के समय हमें क्या इमरजेंसी डिसीजन लेना चाहिए, अब वो बता रहे हैं। अब इसका जो एक इमरजेंसी मैनेजमेंट रहता है, इसमें BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट है इसका फुल फॉर्म, फिर ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता है। जो BLS है उसमें हमें पहले चेक रिस्पॉन्सिवनेस बाय शेक एंड शाउट, हमें उस मरीज को रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहिए, उसे हिलाना चाहिए, उसे चिल्लाकर आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करना चाहिए। फिर होता है ओपन एयरवे बाय हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, उसके हेड को टिल्ट और चिन लिफ्ट करते हुए उसके एयरवे को खोलने की कोशिश करना है। फिर चेक फॉर ब्रीथ बाय लुक लिसन एंड फील, उसकी सांसों के लिए हमें उसको देखना चाहिए, उसे सुनना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए कि वो ब्रीथ आ रही है या नहीं। फिर चेक द साइन ऑफ सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन के साइन है उसे चेक करना चाहिए। फिर इफ़ सर्कुलेशन प्रेजेंट गो फॉर रेस्क्यू ब्रीथिंग, यदि सर्कुलेशन प्रेजेंट है तो हमें रेस्क्यू ब्रीथिंग देना चाहिए। और यदि सर्कुलेशन अब्सेंट है तो हमें चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए और वेंटिलेशन 5:1 रखना चाहिए। ये आता है BLS। अब हम कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इन्फार्क्ट में क्या मेडिकल मैनेजमेंट होता है उससे संबंधित आपको कुछ बता रहा हूँ। इसमें होता है कि स्टार्ट ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन हमें चालू करना चाहिए। CPR देना चाहिए यदि आवश्यकता हो तो। ACE इनहिबिटर दवाइयाँ देना चाहिए, जैसे कि इनारप्रिल, रामीप्रिल, कैप्टोरिल। और थ्रम्बोलाइटिक मेडिकेशन दी जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस, रेटाप्लेस। और एंटीकोगुलेंट थेरापी दी जाती है, हेपेरिन। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जाते हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन, नाइफेडिपिन, डिल्टीजेपैम और डिल्टीजेपिन। और इसके अलावा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट दिए जाते हैं, जैसे एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। और वासोडाइलेटर ड्रग दिए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। एनाल्जेसिक ड्रग भी दिया जाता है, मॉर्फिन सल्फेट। और इसके अलावा एंटी प्लेटलेट एग्रेगेटिंग एजेंट भी दिए जाते हैं, जैसे एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़्यादा उपयुक्त तो ज़्यादा मेरा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।